Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is central dogma. Central dogma is the process of transfer of information encoded in DNA into messenger RNA and then into proteins. Basically हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स। जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में या हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं, जितने भी एंजाइम्स बनते हैं, जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उन सब को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। अब डीएनए किस तरह से कंट्रोल करता है? डीएनए सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर आरएनए फर्दर प्रोटीन्स बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल भी हो सकता है। हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इन सब को जो कंट्रोल कर रहा है, जो इन सब की बेस है, वो कौन है? वो डीएनए है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इस लेक्चर में, जो हमारा मेन टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है और डीएनए पे वो डिपेंड कर रहा है और आरएनए बना रहा है, इसलिए हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम लोकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होती है। देन कम द प्रोसेस। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसके प्रोसेस को। प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इनिशिएशन, सेकंड वन इज़ इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन। जो डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बनाए उस पार्ट को हम कहते हैं जीन। क्योंकि आपने पढ़ा है क्रोमोसोम्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है यूक्रोमाटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमाटिन। जो यूक्रोमाटिन होता है वो क्रोमोसोम्स के उस पार्ट को कहते हैं जो कि डीकंडेंस हो के फर्दर कोडिंग की एबिलिटी रखता है, और जो हेट्रोक्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम का वो पार्ट है जो फर्दर डीकंडेंस नहीं होता, जो कभी भी डीकोड नहीं होता, जो हमेशा एज इट इज़ पड़ा रहता है। यानी कि डीएनए के जो क्रोमोसोम्स के नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं उनको हम कहेंगे वो क्रोमोसोम के हेट्रोक्रोमाटिन में लाई करते हैं, और जो डीएनए के कोडिंग पार्ट्स हैं वो क्रोमोसोम के यूक्रोमाटिन में लाई करते हैं। यहाँ पर हम जीन का, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है उसको हम कह रहे हैं जीन। यानी कि डीएनए का वो हिस्सा, वो पार्ट जो फंक्शनल है, जो कोड कर रहा है, जो प्रोटीन्स बना रहा है, उसको हमने कह दिया जीन। अब ये आपके पास एक जीन है, ओके। अब जीन में हम डिवाइड करें तो इसके अंदर 3 टाइप्स की सीक्वेंसेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोमोटर सीक्वेंस, सेकंड वन इज़ स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड वन इज़ टर्मिनेटर सीक्वेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन में। इनिशिएशन में क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का एक पार्ट होता है सिग्मा फैक्टर, जो जीन के प्रमोटर सीक्वेंस पे जाके अटैच होता है। प्रमोटर सीक्वेंस जीन पे कहाँ प्रेजेंट होता है? वो जीन जिसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, ये है आपके पास वो जीन जिसने मैसेंजर आरएनए बनाना है। उस जीन से पहले एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर सीक्वेंस। प्रमोटर सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में कहाँ लाई करता है? 2 सीक्वेंसेस हैं। जो जीन है उसके ऊपर जो सीक्वेंस है जहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने जाके अटैच होना है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? वो जीन के, स्ट्रक्चरल जीन के उस पार्ट से पहले प्रेजेंट होती हैं जिस पार्ट ने मैसेंजर आरएनए को कोड करना हो। तो 2 सीक्वेंसेस हैं, TTGA CA TAT। प्रोकैरियोट में ये वाला सीक्वेंस -35 न्यूक्लियोटाइड पर प्रेजेंट होता है। माइनस का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम और प्लस का मतलब होता है अपस्ट्रीम। अब माइनस का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये इस जीन के सीक्वेंस से 35 न्यूक्लियोटाइड्स अगर आप बैक आएँ तो फिर प्रेजेंट होगा। चूँकि यहाँ पर स्पेस कम है तो हम उन 35 न्यूक्लियोटाइड्स को शो नहीं कर सकते। प्रोकैरियोट में TAT इसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। जो टाटा बॉक्स है ये -10 न्यूक्लियोटाइड्स पे, यानी अगर हम स्ट्रक्चरल जीन से 10 न्यूक्लियोटाइड्स बैक आएँ तो ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ये सीक्वेंस किस लिए ज़रूरी है? ये सीक्वेंस एंजाइम के अटैचमेंट के लिए ज़रूरी है ताकि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया जा सके। देन कम्स द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन।
यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में जीन का जो प्रमोटर सीक्वेंस है TTGAC है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है -75 न्यूक्लियोटाइड्स पर। यानी इस स्ट्रक्चरल जीन से अगर हम -75 न्यूक्लियोटाइड्स बैक आएँ, 75 न्यूक्लियोटाइड्स को हम काउंट करें तो वहाँ पर प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सीक्वेंस का जो दूसरा है टाटा बॉक्स, वो -25 पर प्रेजेंट होता है, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन से 25 न्यूक्लियोटाइड्स बैक प्रेजेंट होता है। जब सिग्मा फैक्टर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर जीन के प्रमोटर सीक्वेंस से आकर अटैच हो गया, तो प्रमोटर सीक्वेंस की अटैचमेंट के बाद उस सिग्मा फैक्टर ने उस जीन से, उस एंजाइम से क्या करना है, रिलीज़ हो जाना है। वो सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जो बाकी एंजाइम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का, अगर सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हो जाए तो उसके बाकी एंजाइम को हम क्या कहेंगे, कोर एंजाइम। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज विदाउट सिग्मा फैक्टर इज़ नोन एज को एंजाइम। वो क्या करेगा, फर्दर मूव करेगा। वो जैसे ही फर्दर मूव करेगा, उसने क्या करना है, DNA की अनवाइंडिंग करानी है, DNA को सेपरेट कर देना है, उसके स्ट्रैंड्स के जो जितने भी बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनकी ब्रेकेज करनी है। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। एक वो स्ट्रैंड है जिसको हम कहेंगे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड है जिसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके साथ आपके मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन हो रही है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे DNA ओपन अप हो चुका है। जैसे ही DNA ओपन अप होगा तो क्या होगा, फर्दर ओपन अप होने के बाद जो DNA है वो फाइनली एक्सपोज हो जाएगा और वो फाइनली क्या करेगा, मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर सीक्वेंस है AATGCCCTTGG। इसकी ऑपोजिट जो सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। इस सीक्वेंस को हम ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड ले रहे हैं। यहाँ पर T के एंगेज क्या बनेगा, एडेनिन। थायामीन के एंगेज क्या बनेगा, एडेनिन। एडेनिन के एंगेज क्या बनना चाहिए, थायामीन। चूँकि मैसेंजर RNA में थायामीन नहीं होता, जस्ट क्या होता है, यूरासिल होता है, तो यहाँ पर थायामीन की जगह यूरासिल। C के आगे G, गवानीन साइटोसिन। गवानीन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। गवानीन साइटोसिन एडेनिन थायामीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। चूँकि RNA में थायामीन इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, तो यहाँ पर यूरासिल प्रेजेंट होगा। साइटोसिन के साथ गवानीन प्रेजेंट है, साइटोसिन के साथ गवानीन प्रेजेंट है। अब आपका मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई और वो इस ट्रांसक्रिप्शनल बबल से क्या करेगा, मूव आउट होना स्टार्ट हो जाएगा मैसेंजर RNA। जैसे ही इसको टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगा, स्टॉप सिग्नल प्रोवाइड करेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इलोंगेशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन है, मैसेंजर RNA बनता है और प्रोट्यूड आउट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। प्रमोटर सीक्वेंस पे सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ, उसके बाद सिग्मा फैक्टर रिलीज़ हुआ, कोर एंजाइम ने आगे मूव किया, ट्रांसक्रिप्शनल बबल फॉर्मेशन हुई। ट्रांसक्रिप्शनल बबल में क्या हुआ, मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन हुई और वो मूव आउट कर गया। लास्ट वन है जी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या आता है, स्टॉप सीक्वेंस आता है जीन के एंड पे। ये पूरा जीन है, जीन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है प्रमोटर सीक्वेंस, सेकेंड है स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, GC बेस पेयर्स, गवानीन साइटोसिन के जो बेस पेयर्स हैं उनके बाद आते हैं AT बेस पेयर्स। ये देखें, ये मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA के की फॉर्मेशन हो रही है, बाहर निकल रहा है। स्ट्रक्चरल जीन के बाद आपके पास आ गया है जीन का टर्मिनेटर सीक्वेंस। यहाँ पे कौन से बेस पेयर्स आएंगे, GC बेस पेयर्स के बाद कौन से पेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, AT बेस पेयर्स। तो ये बेस पेयर्स किस चीज़ का सिग्नल दे रहे हैं, टर्मिनेशन का सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप हो जाना चाहिए। GC हेयर पिन फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, मैसेंजर RNA के अंदर। मैसेंजर RNA क्या करता है, अपने ही ऊपर बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है। G और C का बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ जस्ट मैंने एक शो किया है, बट बेसिकली इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट कम 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, 4U राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद क्या होता है जी, 4U राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं जो कि स्टॉप सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और मैसेंजर RNA की सिंथेसिस फाइनली स्टॉप हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में होती हैं और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होती। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।
टुडे। नेक्स्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए और आप किस टॉपिक के बारे में लर्न करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।